पीरियड है, सॉरी गुप्त काल के बीच का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं, और या फिर इसको उत्तर मौर्य काल कहते हैं। तो ये जो मौर्य काल का पीरियड था और गुप्त काल का पीरियड था, ये बहुत बड़े एम्पायर्स का पीरियड था, बहुत बड़े साम्राज्यों का पीरियड था। तो इसलिए इसके बीच में जो किंगडम्स आए या फिर थोड़े बड़े साम्राज्य आए, वो मौर्यस और गुप्तस के बराबर नहीं थे। तो बेसिकली हम इस पीरियड में इस पीरियड में बहुत सारे जो एम्पायर्स हैं उसके नाम मैं मेंशन करूंगा, और उसके बाद हम कुशानस की तरफ जाएंगे। तो जो उत्तर मौर्य काल है, इसमें बहुत सी डायनास्टीज या राजवंशों ने शासन किया था, छोटे बड़े राजवंशों ने। एशिया में रहने वाले ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ ये मूव करते हैं और वेस्टर्न इंडिया की तरफ ये मूव करते हैं। तो इनमें इन्होंने अपने राजवंश जो है वो स्थापित किए। इन राजवंशों में हम देखते हैं कि इंडो पार्थियंस एक है। पार्थिया जो एरिया है वो ईस्टर्न, जो इंडो पार्थियंस हैं, इन्होंने वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में रूल किया। सर मैं गणेश बोल रहा हूँ, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको। प्लीज सर, आपका आवाज पूरी क्लियर है, और जो मैं बोलूँ इधर से सर ज्यादा दिक्कत है तब आप बता रहे, आप कंटिन्यू रखिएगा सर। बच्चे को नेटवर्क लो हो सकता है, बच्चे के साइड से। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो पार्थिया जो है वो पूर्वी ईरान का पार्ट है, और वहां से जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो इंडो पार्थियंस के रूप में हुआ था, और वहां पर उन्होंने एक बड़ा जो किंगडम है वो बनाया था, और इनको हिंदी में पहलव भी कहते हैं। और इन्होंने इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडोसीथियंस एक ग्रुप है, इंडोसीथियंस जिनको शकस कहा जाता है, शक, और ये सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से ये भी आए थे, और इन्होंने भी अपना किंगडम जो है पश्चिमी भारत में और उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने कायम किया था। इसके बाद कुशानर्स आते हैं, और कुशानर्स जो हैं मध्य एशिया में और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े पार्ट में अपना जो साम्राज्य है वो कायम करते हैं। तो कुशानर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। कुशानर्स जो है वो यूची ग्रुप से बिलोंग करते थे। यूची एक ट्राइब है जिसके जो कि चाइना में रहती थी। इसके बारे में हमें जो चाइनीज टेक्स्ट है शी ची जो कि करीब 100 बीसी में लिखा गया है, 100 ईसा पूर्व में लिखा गया है शी ची टेक्स्ट। तो इससे हमें इसके बारे में पता चलता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि एक जो बड़ी सी ट्राइब थी यूची, उनको उनके जो होमलैंड है उससे निकाल दिया गया था। दे बेसिकली बिलोंग टू द नदर्न कांसू रीजन। ये मैप में आप देख सकते होंगे, ये ऊपर वाले मैप में जिसमें ये रेड पार्ट है नदर्न कांसू, यहाँ का जो रीजन था, यहाँ पर बेसिकली कुशान थे, और नॉट कुशान, एक्चुअली द यूची ट्राइब। एंड देन उनको वहां से दूसरी एक ट्राइब थी जिनको हम ह्यूंगनू कहते हैं या फिर शियोंगनू कहते हैं, जो कि बाद के हुन्स के एंसेस्टर्स थे, जो कि हुन्स के पूर्वज थे। तो उन्होंने इनको यहाँ से हटा करके उनको धकेल दिया पश्चिम की तरफ या वेस्टर्न साइड की तरफ। और ये जो नीचे वाला जो इमेज है इसमें आप देखेंगे शिनजियांग इसे कहते हैं, चाइना का पार्ट है। तो यहाँ से हटा करके इनको यहाँ पर आने पर मजबूर होना पड़ा, और यहाँ से वो बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो पश्चिम की तरह आगे जाते हैं, और बाद में वो बैक्ट्रिया नाम की जगह पर वो सेटल होते हैं। तो एक और मैप मैं दिखा रहा हूँ इसमें, जिसमें कि बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि किस तरह से जो यूची हैं उनको शियोंगनू ने निकाल करके इनको, मतलब उनको फोर्स किया वेस्ट में मूव होने के लिए, और वहां पर से वो वूसुन जहाँ लिखा हुआ है, वूसुन भी एक ट्राइब है। तो वूसुन के इलाके में आए, फिर वहां से ये सेंट्रल एशिया होते हुए
ये बैक्ट्रिया वाले एरिया में है और यहाँ से होते हुए इंडिया के एरिया में आए। एक और मैप जो है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगेन दिस इज अगेन सेंट्रल एशिया। यहाँ पर आप देखिए ये कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है, ये वुसुन का एरिया है। ये कजाकिस्तान के नीचे का एरिया। कजाकिस्तान और चाइना की जो सीमाएं हैं ये यहाँ पर लगती हैं। तो यूची जो आए थे, यूची यहाँ पर आए पहले, और उसके बाद यूचीज ने वुसुन को डिस्प्लेस किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो भागों में बट गए। यूची जो कबीला है वो दो भागों में बट गया। एक कबीला जो है यहाँ से साउथ की तरफ चला गया और वहां पर उन्होंने नदर्न जो तिब्बत का जो पार्ट है, तिब्बत में उन्होंने वो जाकर बस गए। इनको लिटिल यूची कहा गया। और इसके बाद जो आगे चले गए और जिन्होंने अपने आप को सेंट्रल एशिया में एस्टैब्लिश किया इस तरफ, वो ग्रेट यूची कहलाए गए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो शकर रह रहे थे, शकर्स को यहाँ पर डिस्प्लेस किया। और शकर को डिस्प्लेस करने के बाद इस रीजन में आए अमू दरिया। ये जो दो रिवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर वाली जो नदी है इसको सिर दरिया कहते हैं, सिर दरिया, और नीचे वाली जो रिवर है इसको अमू दरिया कहते हैं। तो इसको ग्रीक में जो नाम दिए गए हैं, ज़क्सार्टेस नाम दिया गया है इसको, सिर दरिया को। एंड जो ये साउथ का की जो नदी है इसको नाम दिया गया है ऑक्सस रिवर। तो इस तरह से यूची जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा भी डिस्प्लेस किए जाते हैं और ये फाइनली आकर के ये जो ऑक्सस नदी का एरिया है, अमू दरिया का जो एरिया है, उसमें जाकर के बस जाते हैं और यहाँ से वो एंटर करते हैं अफगानिस्तान की तरफ। ये वाला जो एरिया है जहां पर बल्ख लिखा हुआ है, बल्ख जो रीजन है वो बैक्ट्रिया रीजन है और बैक्ट्रिया में वो सेटल होते हैं और वही उनका एक सेंटर पॉइंट जो है वो बना रहता है। और उसके बाद वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जो चाइनीज टेक्स्ट हैं ये हमें एक्चुअली मदद करते हैं कुशानर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। चाइनीज टेक्स्ट हमें मदद करते हैं। मैंने शी ची का नाम लिया। इसके अलावा दूसरे जो टेक्स्ट हैं जैसे कि हानशू, हानशू नाम का एक टेक्स्ट है जो कि हिस्ट्री ऑफ द हान डायनेस्टी, हान डायनेस्टी का इतिहास है ये, और ये 1st सेंचुरी एडी के आसपास लिखा गया था। तो ये हमें ये जानकारी देते हैं कि किस तरह से बैक्ट्रिया का जो रीजन है वो ग्रेट यूची के अंडर में आ जाता है। और यूची जो कबीला है वो एक्चुअली में 5 बड़ी प्रिंसिपैलिटीज में बटा होता है। ये 5 कबीले होते हैं जिन्होंने अपने अलग अलग किंगडम्स एस्टैब्लिश किए होते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनमें से जो एक है वो है कुइशांग, कुइशांग एक्चुअली। सो कुइशांग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज्यादा ताकतवर हो जाता है और बाकी सबको कंट्रोल करके वो एक मेजर किंगडम का जो एक किंगडम की स्थापना वो करता है। और जो कि कुइशांग जो ग्रुप है इसी को हम कुषाण के नाम से जानते हैं। बाद में एक और चाइनीज टेक्स्ट है जो कि हाउ हानशू जिसे कहा जाता है। अभी मैंने हानशू बताया, तो हाउ हानशू जो है वो है हिस्ट्री ऑफ द लेट हान डायनास्टी। हान डायनास्टी का जो परवर्ती काल है उसका इतिहास है ये, और इसमें भी हमें कुषाणों के बारे में अब पता चलता है कि कुषाणों ने किस तरह से अपना किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया था, बाकी चारों जो प्रिंसिपैलिटीज हैं उनको इकट्ठा करके। तो चाइनीज टेक्स्ट के अलावा हमारे पास और भी कई सोर्सेस हैं जिसमें कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं या अभिलेख हमारे पास हैं। और जो कॉइन्स हैं, कुषाणों ने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए थे। कॉइन्स हमें कुषाणों का जो इतिहास है वो रिकंस्ट्रक्ट करने में वो हमारी काफी मदद करते हैं।
ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हम देखते हैं कि बैक्ट्रिया का अफगानिस्तान का जो रीजन है या फिर गांधार का जो रीजन है, यहाँ पर ये अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं और ग्रीक स्क्रिप्ट है इनकी, तो ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है इनको। तो बैक्ट्रियन भाषा जो है वो ईरानियन भाषा की एक डायलेक्ट है, उसी का एक पार्ट है, और इसको वहां पर एरिया भी कहा जाता है, एरिया या आर्या ये कह सकते हैं। जब कुषाणों ने इंडियन साइड में, आज का जो पाकिस्तान का एरिया है और जो मेन इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वहां पर जब इन्होंने अपना रुख किया, वहां पर जब वो आए, तब उन्होंने एक्चुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया, और उन्होंने जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, और प्राकृत मिक्स्ड विद संस्कृत, तो प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों का जो सम्मिश्रण था वो हमें इनके देखने को मिलता है, जो कि इंडिया वाले पार्ट में है। सबसे पहले जो किंग का नाम आता है कुषाणों के, जिसने की कुषाण जो है वो उसकी स्थापना की होगी, वो है मियाओस, MIAOS, मियाओ। इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कुशांग किंगडम जो है वो कायम किया था। जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व है, उसके अंत समय में, लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BCE, इसमें उन्होंने अपना किंगडम जो है एस्टैब्लिश किया था, और ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली ही वाज द अर्लीस्ट रूलर, या सबसे पहले वो रूलर रहा होगा। उसने न केवल बैक्ट्रिया पर शासन की उसने न केवल बैक्ट्रिया पर शासन किया, बट ओवर सम एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ द ऑक्सस रिवर आल्सो ही रूल्ड। मतलब यहाँ रीजन में भी शासन किया और ऑक्सस रिवर के नॉर्थ में भी उसने शासन किया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा आता है, किंग आता है कुषाणों का, वो है कैडफिसेस। कुजूल कैडफिसेस जो है वो अर्ली फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था ये, और उसके अंडर में बहुत तेजी से साम्राज्य का ग्रोथ हुआ, बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ। और चाइनीज स्रोत हमें ये बताते हैं कि उसने गाओफू या फिर काबुल का जो एरिया वो कॉन्कर किया, काबुल का एरिया उसने जीता। इसके अलावा जो जीपिन या चीपिन कहते हैं कश्मीर को, कश्मीर का एरिया जो है उसने कॉन्कर किया। और उसी के टाइम से हम देखते हैं कि उसके किंगडम के पश्चिम में का किंगडम था, पहलवों का किंगडम था, और पहलवों से उनकी लड़ाइयां जो है वो शुरू हुई। और क्योंकि ये लॉन्ग ड्रॉन हॉस्टिलिटीज है, लंबे टाइम तक ये पार्थियंस जो है लड़ाई करते रहते हैं, और आखिर में उनके पतन का भी एक जो कारण बनते हैं बाद में। कुजूल कैडफिसेस जो है ये इसके बारे में माना जाता है कि इसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, और अगेन चाइनीज सोर्सेस हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जब तक वो 80 साल का हुआ तब तक वो शासन कर रहा था, till his 80th year he was ruling. कुजूल कैडफिसेस के बाद जो राजा आता है वो है वीमा कैडफिसेस। वीमा कैडफिसेस भी पहली सेंचुरी ईस्वी में हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी CE, और उसने, चाइनीज सोर्सेस अगेन हमें इंफॉर्म करते हैं कि उसने शेनदू का एरिया जो है वो जीत लिया था। शेनदू का मतलब है सिंधु का जो एरिया है, जो कि लोअर इंडस वैली है। इंडस वैली का जो लोअर पार्ट है, जहां पर सिंधु नदी का जो मुहाना है वो बना हुआ है, इंडस डेल्टा जहां पर है, और इससे उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, और उनको इकोनॉमिक गेन्स भी हुए, उनको आर्थिक फायदे भी हुए। वीमा कैडफिसेस के जो सिक्के हैं उनके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसने कंधार का जो एरिया है वो पार्थियंस से जीत लिया था, तो कंधार भी उसके था। और हाउ हान शू चाइनीज सोर्स जो है वो हमें ये बताता है
कि भारत में साकेत पर विजय प्राप्त की, जो कि हमें चाइनीज हाउ हान शू से पता चलता है। और ये जो साकेत है इसको शाची के नाम से चाइनीज सोर्सेस में जाना गया है। साकेत आज का जो अयोध्या का एरिया है उत्तर प्रदेश में, ये एरिया है। और इसके बाद जो मथुरा में इनका कंट्रोल हुआ था, मथुरा के बारे में मैंने बताया कि मथुरा में एक्चुअली वीमा कैटफिसिस का खुद का अभिलेख मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि मथुरा उसके अंडर में था ही। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक अभिलेख मिला है जिसको हम कहते हैं दाश्ते नावर अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान में उनके कंट्रोल, जो कंटिन्यूड कंट्रोल है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। वीमा कैटफिसिस एक पहला कुषाण शासक था जिसने कि सोने के सिक्के इशू किए थे। इसके पहले जो सिक्के इशू किए गए थे कुषाणों के, वो कॉपर के थे या फिर ब्रॉन्ज के सिक्के इशू किए गए थे। और पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का जो हिस्सा है इसमें सोने के सिक्के इशू करने वाला वीमा कैटफिसिस है। इसने तरह तरह के जो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां ली। महाराजा, राजाधिराजा या राजाधिराज, सर्वलोकीश्वरा या फिर सर्वलोकेश्वर और महेश्वरा। सो इस तरह की जो टाइटल्स हैं वीमा कैटफिसिस ने लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शासक वीमा कैटफिसिस को सक्सीड करता है, उसके बाद आता है वो है कनिष्क द फर्स्ट। तो कनिष्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है कुषाण डायनेस्टी का, कुषाण वंश का। और कुषाण वंश के दौरान जो कुषाणों की शक्ति थी, कनिष्क के अंडर में कुषाणों की जो शक्ति थी वो अपनी पीक पर पहुंच गई थी, वो अपनी सर्वोच्च क्षमता पर पहुंच गई थी। उसके बहुत सारे अभिलेख हैं जो हमारे पास हैं, जिनसे जानकारी मिलती है। उसके बहुत सारे कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और उसके बहुत सारे जो टेक्सचुअल एविडेंस भी हैं, जो इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें भी, जो किताबें हैं उनमें भी उसके बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। उसने भी लंबे टाइम तक रूल किया। उसके जो अभिलेख हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उसने करीब 23 इयर्स तक शासन किया है, या 23 सालों तक शासन किया है। कनिष्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने एक एरा जो है वो एस्टैब्लिश किया। एरा मतलब संवत, जैसे विक्रम संवत होता है या फिर आज कई तरह के संवत चलते हैं, तो इस तरह से उसने एक संवत की शुरुआत की अपने शासन के पहले साल से। और जो स्कॉलर्स हैं वो इसे मानते हैं कि ये शक एरा रहा होगा या शक संवत रहा होगा, जिसको कि करीब 78 एडी में या सीई में 78 ईस्वी में किया गया, इसको शुरू किया गया होगा। तो कुषाण जो एरा है, या ये जो एरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो करीब 170 सालों तक, 170 इयर्स तक ये उनके वंशजों के द्वारा यूज किया गया। और इसके अलावा और भी कई डेट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि 128 सीई मिलता है, 144 सीई मिलता है, 248 सीई मिलता है। लेकिन अधिकतर जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि कुषाणों के राजा कनिष्क ने करीब 1st सेंचुरी एडी के लेट पीरियड में शासन किया होगा। और ये जो शका एरा है, शका एरा को उसी ने शुरू किया होगा, ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना है। तो कुषाणों के टाइम पर हम देखते हैं कि कुषाणों के टाइम पर बहुत बड़ा एरिया उनके कंट्रोल में था। ये मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ जो एरिया है, ये सारा कुषाणों के अंडर में था। और यहाँ तक कि इसमें पूरा नहीं दिखाया है, थोड़ा सा और आगे भी ये जाएगा। तो इतना बड़ा जो एम्पायर है कुषाणों ने एस्टैब्लिश किया था, और कनिष्क के टाइम पर इतनी बड़ी, इतना ज्यादा एक्सटेंट उसका था। बैक्ट्रिया जो था, बैक्ट्रिया रीजन यहाँ पर आप देखेंगे, बैक्ट्रिया रीजन
कंटिन्यू टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो बैक्टीरिया का क्षेत्र था यहाँ का। और पहले जो कैपिटल थी चाइनीज सोर्सेस से हमें पता चलता है वो लानशी थी, और शायद ये हमेशा एक मेजर कैपिटल के तौर पर ये काम करती रही, जिसको कि बल्क कहा जाता है। तो बैक्टीरिया में जो कैपिटल थी कुषाणों की वो बल्क थी या फिर लानशी थी। और भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, अभिलेख हमें मिले हैं सुर्ख कोटल से। सुर्ख कोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुर्ख कोटल के अलावा कई सिक्के मिले हैं और कई अभिलेख मिले हैं। ऊपर की तरफ हम देखेंगे ऑक्सस जो रिवर है, यहाँ पर ऑक्सस रिवर का जो एरिया है या अमू दरिया का जो एरिया है, इस एरिया में कुषाण पावर का श्रिंकेज हुआ ऐसा हमें नहीं लगता है। कुषाण पावर जो है वो सिमटी यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। ये एरियाज जो है उनके अंडर में थे ही। चाइनीज जो यात्री है ह्वेनसांग या श्वानजांग जिसे कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, उसके डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कुछ कनिष्क ने जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट है चाइना की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, ये पामीर प्लेटू का रीजन है, पामीर के पठार का रीजन है। यहाँ पर भी उसने सुंगलिंग जो माउंटेन्स है यहाँ पर उसने शासन किया। और खोतान, काशगर, सोगडियाना, ये सारे रीजन्स में इनका कंट्रोल था, कनिष्क का कंट्रोल था, ऐसा हमें चाइनीज सोर्सेस से पता चलता है। और जो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वो भी इसमें इंक्लूडेड था उस वक्त। भारत की तरफ हम अगर देखें तो भारत में मथुरा और यहाँ पर पुरुषपुर नाम की जगह थी, पुरुषपुर या पेशावर जिसे कहते हैं। तो पुरुषपुर में कनिष्क ने अपनी कैपिटल बनाई थी। और ये दोनों जो थे भारत में मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, मेजर राजनीतिक केंद्र थे यहाँ पर। यहाँ पर मैं कनिष्क का एक इंस्क्रिप्शन जो है रब्तक इंस्क्रिप्शन, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। ये जो रब्तक इंस्क्रिप्शन आप इस तरफ इमेज में देख सकते हैं कि ये ग्रीक जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है कई कारणों से। ये मैं बताता हूँ किन कारणों से ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कनिष्क ये कहता है कि he is establishing an era, मतलब वो एक संवत की शुरुआत कर रहा है। ये उसका पहला ईयर है, ये उसका पहला ईयर है जब इसने ये इंस्क्रिप्शन इशू किया था। दूसरा जो है वो ये है कि वो आयोनियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर रहा है। पहले अभिलेखों में आयोनियन लैंग्वेज यूज की जाती थी। आयोनियन जो है वो यूनानी भाषा है या ग्रीक भाषा है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर इंडो ग्रीक किंगडम था। तो इंडो ग्रीक किंगडम में यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो यूनानी भाषा को इसने रिप्लेस किया और इसने जो बैक्ट्रियन भाषा है, बैक्ट्रियन भाषा को अपनाया या फिर आर्य भाषा जिसे कहते हैं उसको अपनाया। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि उसमें ये बताता है उसमें कनिष्क ये बताता है कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन जगहों पर अपना एक्सटेंट जो है वो फैलाया। तो इसमें हम देखते हैं कि कई नाम वो लेता है। इसमें कई नाम वो लेता है, जैसे कि कुंडिना। कुंडिना जो है वो कौंडिन्यपुर के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में वर्धा के पास एक जगह है। तो कनिष्क कहता है कि उसका जो फैलाव है भारत में वो कुंडिना तक है, उज्जैन तक है। ओजेन के नाम से ये रब्तक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, उज्जैन तक है। इसके अलावा मथुरा उसके अंडर में है, साकेत का नाम लेता है, पाटलिपुत्र का नाम लेता है, कौशाम्बी का नाम लेता है जो कि इलाहाबाद के पास में लोकेटेड है, और
चंपा का नाम लेता है। चंपा जो है, आप लोगों को पता होगा, ये मॉडर्न जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो यहाँ तक उसका जो एम्पायर था उसका एक्सटेंट था, इसके बारे में रब तक इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें जानकारी देता है। और कनिष्क के जो सिक्के हैं वो तो बंगाल तक एंड उड़ीसा तक फैले हुए हैं, मिलते हैं हमें, लेकिन फिर भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बंगाल उड़ीसा तक उसका अधिकार नहीं रहा होगा, क्योंकि अपने जो अभिलेख है इसमें वो क्लियरली ये कहता है कि वो चंपा तक उसका अधिकार भारत में है। रब तक इंस्क्रिप्शन में अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि उसने एक गॉड हाउस बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। जो देवी है लेडी नाना, नाना नाम की एक देवी है जो कि वेस्ट एशियन गॉडेस है, उसके लिए एक गॉड हाउस बनाने का ऑर्डर दिया था। और उसके अलावा और भी जो देवता हैं वो भी उसमें रखे जाएंगे, उनकी भी पूजा होगी, तो इसका भी उन्होंने ऑर्डर दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने उनसे पहले जो किंग्स रहे हैं, मैंने बताया कि कुजूल कैटफिसिस, वीमा कैटफिसिस, उनके पहले जो किंग रहे हैं उनकी इमेज बनाने की या उनकी मूर्तियां बनाने का भी ऑर्डर दिया उन्होंने, और अपनी खुद की मूर्ति बनाने का भी ऑर्डर दिया जो कि इस श्राइन में रखी जानी थी। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस इंस्क्रिप्शन का वो ये है कि कनिष्क जो है वो अपने से पहले जो शासक हुए हैं उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, उनके साथ में क्या संबंध है, वो क्लियरली स्टेट करता है। इसके पहले हम देखते हैं कि स्कॉलर्स ये मानते थे कि वीमा कैटफिसिस और कनिष्क के बीच में एक ब्रेक आ जाता है, डायनास्टिक ब्रेक आ जाता है। कनिष्क शायद किसी दूसरे वंश से बिलोंग करता होगा या दूसरे फैमिली से बिलोंग करता होगा, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कुजूल कैटफिसिस जो है वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है, परदादा है। सदक्षकना या वीमा ताक्तु जो है उसका दादा है, वीमा कैटफिसिस उसका फादर है, एंड वो अपने बारे में बताता ही है कि उसका क्या रिलेशनशिप है इन सबसे। तो कनिष्क के बारे में हम ये भी देखते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को बढ़ाने में उसने काफी योगदान दिया। उसने अपनी जो कैपिटल थी पुरुषपुर या पेशावर, इसमें एक स्तूपा भी बनाया था, और उनको उसमें जो है बुद्धा के बोन्स समाहित किए गए थे, बुद्ध के जो अस्थियां हैं उनको समाहित किया गया था। और कनिष्क के टाइम पर ही हम देखते हैं कि चौथी बुद्धिस्ट जो काउंसिल है वो हुई थी, या चतुर्थ बौद्ध संगीति यहाँ पर हुई थी। आपने 3 बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ लिया होगा, जो तीसरी जो अशोक के टाइम पर हुई थी, और चौथी जो है वो माना जाता है कि कनिष्क के टाइम पर हुई थी। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कश्मीर में हुई थी, लेकिन अधिकतर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये श्योर नहीं है कि कनिष्क कश्मीर में हुई थी या गांधार में हुई थी या जालंधर में हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये हमें क्लियरली पता नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि कनिष्क के टाइम पर ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। उसने कई बुद्धिस्ट विद्वानों को भी पेट्रोनाइज किया, उसने संरक्षण दिया, जिसमें अश्वघोष एंड वसुमित्र का नाम आता है। और श्वानजांग भी ये कहता है कि अश्वघोष जो है वो कनिष्क के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम की किताब लिखी है, और इन्होंने सारीपुत्त प्रकरण नाम की भी किताब लिखी है, जिसके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें सेंट्रल एशिया में भी मिले हैं। ये जो मैप में आप तुर्फान का एरिया देखेंगे, तो तुर्फान का एरिया यहाँ पर भी हमें इसके जो सारीपुत्त प्रकरण है अश्वघोष का, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, या इसकी जो प्रतिलिपि है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो काफी उसको बढ़ाने में कनिष्क का काफी योगदान था। इसके बाद जो शासक रहा है कुषाण वंश में वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ जिसको कि हम सांची के अभिलेखों से जानते हैं, जो कि एक छोटे टाइम तक उसने शासन किया, मतलब एक लंबे समय तक शासन नहीं किया उसने।
8 साल के लगभग उसने शासन किया। और उसके बाद जो राजा आता है वो है हुविश्क। हुविश्क का एक लंबा शासन था, करीब 32 सालों तक इसने शासन किया था। और उसने उसके कई जो अभिलेख हैं वो हमें मथुरा से मिलते हैं। हुविश के टाइम पर हम देखते हैं कि उसका भी एम्पायर जो था काफी बड़ा था, और अफगानिस्तान इसमें था, बैक्ट्रिया इसमें था, जो पश्चिमी भाग है सेंट्रल एशिया का वो भी इसमें था। और कई जगहों से हमें अभिलेख मिले हैं, उज्बेकिस्तान तक से हमें अभिलेख यहाँ पर हमें मिलते हैं हुविश के। इसके अलावा इंडिया में हमें अभिलेख मथुरा के एरिया में तो मिलते ही हैं। और चाइनीज जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जो हुविश्क का अधिकार था वो हुविश्क का जो अधिकार था वो सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान वाले एरियाज में भी था। और बाद में हम देखते हैं कि ये मथुरा का जो एरिया है, मथुरा के एरिया में इसका कंट्रोल जरूर था, लेकिन हम ये श्योर नहीं है कि उसके आगे के एरिया में भी इसका कंट्रोल रहा होगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि कुषाणों का जो अंपायर है वो थोड़ा सा सीमित होता जाता है। बाद के राजाओं में वासुदेव फर्स्ट आता है, कनिष्क थर्ड आता है, वासुदेव सेकंड आता है। और वासुदेव सेकंड के बारे में हम कह सकते हैं कि ये शायद लास्ट किंग रहा होगा कुषाणों का। और आखिरी बार जब इनके बारे में सुना जाता है तो वो समुद्रगुप्त के टाइम पर सुना जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उनके बारे में मेंशन मिलता है कि किस तरह से उन्होंने गुप्त राजाओं की का जो गुप्त राजाओं का जो कंट्रोल है वो स्वीकार लिया था। आगे हम चलते हैं, आगे कुषाण पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कुषाण पॉलिटी जो है उसमें हम कुषाणों की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसकी प्रकृति क्या थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुषाण पॉलिटी में हम देखते हैं कि जो मोनार्की का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया था। और इसमें जो राजा हैं उन लोगों ने काफी बड़े बड़े टाइटल लिए थे, जैसे महाराजा, राजाधिराजा, शाओ नाना शाओ। शाओ नाना शाओ जो है वो ईरानी उपाधि है, जो कि शहनशाह हम कह सकते हैं, शाही, शाहानुशाही इसका दूसरा एक वर्जन है, जो बाद में शहनशाह बन जाता है। इन्होंने रोम से भी प्रेरणा लेकर के सीजर को भी यूज किया है, जो कि कैजर के नाम से जाना जाता है। और सोतेर मेगास जो है, सोतेर मेगास का टाइटल भी यूज किया है इन्होंने, जिसको कि ग्रेट सेवियर कहा जाता है। कुषाणों के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को यूज किया, मतलब दैवीय राजत्व का था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। दैवीय राजत्व का सिद्धांत जो है काफी महत्वपूर्ण होता है शासन में, जिसमें हम देखते हैं कि राजा जो है अपने आप को देवताओं से संबंधित बताता है, और इससे वो अपने स्टेटस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। कुषाणों ने एक और टाइटल यूज किया है जिसे हम कहते हैं देवपुत्र। देवपुत्र, सन ऑफ द गॉड ये कहा जाता है। और ये हम देखते हैं कि चाइनीज जो कॉन्सेप्ट था तिएनसू का, जिसमें कि सन ऑफ हेवन कहा जाता है, स्वर्ग का पुत्र, शायद वहां से ये आया होगा। और इस तरह से उन्होंने देवपुत्र अपने आप को बताते हुए एक रॉयल डिग्निटी और डिवाइन डिसेंट जो है वो क्लेम किया। अपने आप को अपने आप को जो है डिवाइन डिसेंट से बताने के लिए या दैवीय तत्वों से संबंधित बताने के लिए उन्होंने वैदिक जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सिक्कों के द्वारा और उन्होंने जो गॉड हाउसेस बनाए थे उनके द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश की कि उनका जो स्टेटस है वो काफी हाई है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और उनके सिक्कों में भी हम देखते हैं कि उनको जो प्रभा मंडल है, देवताओं के पीछे देखा होगा, उनके सिर के पीछे एक गोल सा गोल एक आकार बना होता है, वो देवता है, उनके साधारण मनुष्य नहीं है, उसको बताता है।
उस प्रभा मंडल को उन्होंने अपने सिक्कों में यूज किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वीमा कैटफिसिस के कुछ सिक्के हैं, उनमें वो बादलों पर भी उड़ रहा है। कुषाणों ने और भी कई देवी देवताओं को कुषाणों ने और भी कई देवी देवताओं को अपने सिक्कों में जगह दी। ग्रीक देवी देवता हैं, सेंट्रल एशियन गॉड्स हैं, ईरानियन गॉड्स हैं और भारतीय गॉड्स हैं, इनको अपने सिक्कों में जगह दी। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक एम्परर की पूजा, राजा की पूजा का भी एक सिस्टम जो है वो शुरू किया था। और जो सिक्के थे उनके सिक्कों ने इस पर्पस को, इस बात को फैलाने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। कुषाणों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करें तो कुषाणों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो 3 टीयर्स में बटा हुआ था। पहला जो था वो हम देखते हैं कि कुछ रीजन्स में इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे बैक्ट्रिया हो गया, मथुरा हो गया, इन सब रीजन्स में इनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। दूसरा जो था वो इनके सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, इनके अधीनस्थ शासक हुआ करते थे, जैसे कि जो कि क्षत्रपा और महाक्षत्रपा टाइटल्स लेते थे। बेसिकली शकर्स थे ये। तो इन लोगों ने उनके अंडर में रह करके प्रशासन किया। और तीसरा जो टियर है वो हमें दिखाई देता है ऐसे अधीनस्थ राजाओं का जिन्होंने कुषाण राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे, या फिर सम्मान के तौर पर कुछ गिफ्ट दिया करते थे हर साल, और वो उस एरिया का प्रशासन अपने आप किया करते थे। कुषाणों के जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनके जो अभिलेख हैं उनसे हमें कुछ ऑफिसर्स के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि मिनिस्टर्स रहे होंगे, गवर्नर्स रहे होंगे और मिलिट्री कमांडर्स रहे होंगे। तो बैक्ट्रिया का एरिया है, वहां पर हमें कराल रंग नाम का ऑफिसर मिलता है जो कि गवर्नर है, और नुकुनजुक नाम का एक ऑफिसर भी है वहां पर। तो इनके रोल्स जो है थोड़े से बदलते रहते हैं, ये हम देखते हैं। और भारतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स थे वो महाक्षत्रप थे, या फिर क्षत्रप थे, या फिर मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो दंड नायक उन्हें कहा गया है, महादंड नायक भी मिलते हैं। इसके अलावा वाकनपति नाम के जो ऑफिसर्स हैं वो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। कुषाणों की मिलिट्री के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन एक जो खास बात है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुषाणों ने सेना मतलब घोड़े पर एक स्टिरप का यूज किया है, यहाँ पर एक रस्सी का यूज किया है जिसपे पैर रख करके घोड़े को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था। तो जो मेटल के स्टिरप आए थे, या रकाब जिसे हिंदी में कहते हैं, वो उस टाइम आए नहीं थे। और कुषाणों का इस तरह से यूज किया जाना, ये एक्चुअली मथुरा की एक पैनल में मिला है। कुषाणों का इसे यूज करना एक्चुअली उनको युद्ध में एडवांटेज जरूर देता होगा, तो कुषाणों को इसका क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। कुषाणों की पॉलिटी में हम अगर देखें तो जो रिलीजियस पॉलिसी थी, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने कई दूसरे गॉड्स को अपने सिक्कों में जगह दी थी। तो बैक्ट्रिया के एरिया में ग्रीक जो गॉड्स हैं उनको उन्होंने डिपिक्ट किया है। हेलियोस जो कि सन गॉड है, सूर्य का देवता, हेफाइस्टोस मेटल का देवता या फायर का देवता, सेलेनी जो मून की गॉडेस हैं या फिर चंद्रमा की देवी हैं। इसके अलावा बाद में हम देखते हैं वो ईरानियन और सेंट्रल एशियन गॉड्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे कि नाना, मीरो जो है वो ईरानियन देवता है, वो मिहिर एक्चुअली है, मिहिर या मिथ्रस जिन्हें कहा जाता है। एथ्रो जो है वो अग्नि के देवता है। माओ जो है वो चंद्रमा के देवता है। और भारतीय जो एरिया है इसमें हम देखते हैं कि शिवा को दिखाया गया है उनके सिक्कों में, और बुद्ध को दिखाया गया है। इसके अलावा कार्तिकेय या स्कंद को उनके सिक्कों में जगह जो है वो दी गई है। उनको महासेन या विशाख के नाम से जाना गया है।
कुषाणों ने मैंने बताया कि अब राजाओं की पूजा की भी प्रथा जो है वो शुरू की थी, और उनकी जो उन्होंने जो ये गॉड हाउसेस बनाए थे, इनको ईरानियन भाषा में या आर्यन जो बैक्ट्रियन भाषा है इसमें बागोलोंगो कहा जाता था, बागोलोंगो, और इसको हिंदी में देवकुल के नाम से ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये जो देवकुल है वो कई जगहों पर हमें मिले हैं। मैंने इसको मैप में प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो देवकुल हैं वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान बैक्ट्रिया के रीजन में लोकेटेड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरताम है जो कि उज्बेकिस्तान में है, खलचायन उज्बेकिस्तान के आसपास है, दलवेरजिन तेपे अफगानिस्तान में है, सुर्ख कोटल जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, रब तक जो है वो है अफगानिस्तान में, एंड दाश्ते नावर। तो ये हर बहुत जगहों पर ये दिखाई देते हैं हमें, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है अफगानिस्तान और बैक्ट्रियन रीजन। इंडिया में हम देखते हैं कि हमें मिला है, और मथुरा का जो देवकुल है वो हम देखते हैं यहाँ पर उसका प्लान जो है ये देख सकते हैं। और इसमें ये जो देवकुल है वो बीमा कैटफिशिस ने बनाया था। तो इसमें आप बीच का जो एरिया देखते हैं यहाँ पर बीमा कैटफिशिस की मूर्ति मिली है, और इसके अलावा कनिष्क की मूर्ति यहाँ पर मिली है, दूसरे कोई स्टैंडिंग प्रिंस की मूर्ति मिली है, कुविष्क का अभिलेख जो है मिला है, और इसके अलावा कुछ देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पर हमें मिली है। तो ये जो बीमा कैटफिशिस की मूर्ति है बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही मैसिव, बड़ी है, ये विशाल है, और इसमें जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वो है महाराजो राजति राजो देवपुत्रो कुषाण पुत्रो शाही। और ये एक साथ में हेड भी मिला है जो कि पॉइंटेड कैप के साथ में है, और ये शायद किसी राजकुमार या प्रिंस का रहा होगा। कनिष्क की भी मूर्ति वहां पर मिली है, और कनिष्क की मूर्ति के साथ में जो लिखा हुआ है लेजेंड वो है महाराजा राजति राजा देवपुत्रो कनिष्का। और कनिष्क के बारे में हम देख सकते हैं किस तरह से उनके जो वेशभूषा है, कोट में खड़ा हुआ है, ट्यूनिक में, बूट्स जो है वो बूट पहने हुए हैं, इनके गदा पकड़े हुए हैं, तलवार यहाँ पर है। तो कनिष्क की मूर्ति भी वहां पर मिली है, और ये एक मूर्ति जो है हमें सुर्ख कोटल में भी यहाँ पर मिली है, शायद कनिष्क के मूर्ति से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल से प्राप्त हुई है। तो हम देखते हैं कि ये जो देवी देवता हैं अलग अलग, ये सिक्कों में क्यों दिखाए जा रहे थे, और देवकुल जो है वो अलग अलग जगहों पर क्यों हमें दिख रहे थे। तो इसका रीजन ये बताया गया है कि कुषाण अंपायर जो था वो एक बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ था, और उसमें तरह तरह के धार्मिक बैकग्राउंड वाले लोग थे, एथनिक बैकग्राउंड वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, जो कि अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रह रहे थे। तो इसलिए कुषाण अंपायर ने अपनी उन पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है वो अपनाई थी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, अपने एरिया में, अपने एम्पायर में रिलीजियस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। तो इसी के साथ में जो देवकुल का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें राजाओं की भी पूजा की जाती थी, तो राजाओं की पूजा भी डेलिबरेटली स्थापित की गई थी, ताकि उनका जो कंट्रोल है अलग अलग एरियाज के लोगों पर, क्योंकि ये तो विदेशी थे एक्चुअली, और अपना जो कंट्रोल है वो कड़ा रखने के लिए इन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया था। आगे हम चलते हैं व्यापार की तरफ। कुषाण साम्राज्य में जो व्यापार की स्थिति थी ये बहुत मजबूत थी, और जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ओवरऑल हम देखते हैं कि व्यापार जो है वो काफी मजबूत था और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। इस वक्त जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो हर जगह से जुड़ा हुआ था, मतलब जो ओल्ड वर्ल्ड है, यूरोप से, नॉर्थ अफ्रीका से,
और हम देखते हैं कि ईस्ट एशिया से भी भारत जो है वो जुड़ा हुआ था और व्यापार की काफी प्रगति यहाँ पर होती है। हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड रूट्स की, व्यापारिक मार्गों की। व्यापारिक मार्गों में हम देखते हैं कि कई मार्ग जो थे भारत में आंतरिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। एक जो था नॉर्थ साउथ ट्रंक रूट था, जो कि श्रावस्ती से पैठन तक था। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है और पैठन जो है प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र के एरिया में आता है। तो वहां से साउथ तक एक मार्ग गया हुआ था। और चंपा जो है, चंपा मैंने बताया भागलपुर के पास, और पुष्कलावती जो एरिया है वो पंजाब में है, तो पेशावर के पास है। तो चंपा तक एक रूट जाता था। इसके अलावा पाटलिपुत्र से लेकर के पाटल तक, जो कि इंडस डेल्टा में लोकेटेड है, सिंधु घाटी के पास है, तो वहां तक ये एक व्यापारिक मार्ग जाता था। और हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात में एक बहुत फेमस पोर्ट था। ये आप देखिए यहाँ पर बैरीगाजा जो पोर्ट है या बंदरगाह है वो लोकेटेड है। यहाँ पर सिंध में बारबारिकॉन के नाम से पोर्ट लोकेटेड है। तो ये जो पोर्ट्स हैं वो आंतरिक मार्गों से काबुल से जुड़े हुए थे, जो कि तक्षशिला, पुष्कलावती से तक्षशिला आता था, तक्षशिला से पंजाब आता था, पंजाब से मथुरा आता था, और मथुरा से वो सेंट्रल इंडिया होते हुए ये गुजरात की तरफ आता हुआ इनको कनेक्ट किया करता था। तो मथुरा से उज्जैनी जाता था और इससे गुजरात कोस्ट जो है वो पहुंचता था। इसके बाद कुषाण एम्पायर ने इस एरिया को क्यों अपने अंडर में लिया? ये कहा जाता है कि यहाँ पर हीरों की खदान थी। आज भी मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरों की खदान है, तो उसके लिए किया गया था। और यहाँ पर जो व्यापार का बेनिफिट था लोअर इंडस वैली के लिए, इसके लिए इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार यहाँ तक किया था, ताकि व्यापार का बेनिफिट जो है उनको मिल सके। इसके अलावा और भी कई ट्रेड रूट्स जो थे वो भारत में फैले हुए थे। हम बाहरी व्यापार की बात करें तो भारत जो है वो सेंट्रल एशिया से और पश्चिमी एशिया से जुड़ा हुआ था, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो रीजन है यहाँ से भी जुड़ा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो सबसे फेमस रोड है सिल्क रोड, जो कि चाइना को कनेक्ट करता था मेडिटेरेनियन रीजन से। ये सिल्क बहुत लंबा था और इस सिल्क रोड पर बहुत सारे जो नगर थे वो लोकेटेड थे और उन्हीं से ये होकर के गुजरता था। तो सिल्क, चाइनीज जो सिल्क था उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, पार्थिया में भी डिमांड बढ़ गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर में भी इसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो इसके कारण सिल्क का जो व्यापार है, रेशम का जो व्यापार है, वो बहुत तेजी से चल रहा था। सिल्क रूट में हम देखते हैं कि ये चाइना में लोयांग नाम की जगह से शुरू होता था, लोयांग, और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए तुनहुआंग तक जाता था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे जाते हैं हम तो ये टकला मकान जो डेजर्ट है वो यहाँ पर पड़ता है, रेगिस्तान पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए ये दो भागों में बढ़ जाता था, ये नॉर्थ से जाता था और साउथ से जाता था। तो और यहाँ पर जाकर के ये मिल जाता था। तो नॉर्थ में तुर्फान वगैरह से होकर के ये आगे जाता था, और साउथ में हम देखते हैं कि ये खोतान वगैरह से, यारकंद वगैरह से होते हुए ये काशगर में जाके मिलता था। तो ये दोनों ही नॉर्थ और साउथ जो सिल्क रोड है वो काशगर में हमें जाकर मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मर्व, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या फिर इधर पर ताशकंद देखते हैं, इन दोनों से होते हुए मर्व जो है तुर्कमेनिस्तान में है। फिर ये ईरान में जाते हैं। ईरान में हेकाटोम पाइलोस नाम की जगह है। इसके बाद आगे चलते जाते हैं तो एक बताना ईरान में, उसके बाद इराक में जाते हैं। इराक में जाकर के फिर आगे वो जॉर्डन में जाते हैं, और आगे जाकर के जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी बोर्ड है, जो समुद्र तट है, वहां पर जाते हैं, और वहां से आगे सिल्क की जो सप्लाई है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर देखते हैं, वो ये है कि ये जो पार्थियन एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
ये जो पार्थियन एम्पायर है, ये एक्चुअली अपनी, क्योंकि इसके थ्रू ये रूट जाता था, तो अपनी राजनीतिक शक्ति का फायदा उठाते हुए ये बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो वसूला करते थे इनसे। तो जो ट्रेडर्स थे वो चाहते थे कि उनको कम टैक्स देना पड़े। तो इसी बीच कुषाण एम्पायर जो है यहाँ पर उभरा, और कुषाण एम्पायर के उभरने से व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कुषाण एम्पायर ने टैक्सेस कम रखे, और रूट्स जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। जब लड़ाइयां नहीं होती थी तो ये रूट जो है वो लिया जाता था, लेकिन जब लड़ाइयां होती थी तो कुषाण एम्पायर से जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जाता था, और जनरली भी कुछ पार्ट जो है वो जरूर यहाँ पर आता ही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे बैक्ट्रिया से ये जो रूट है वो पंजाब की तरह आता था, पुष्कलावती की तरफ आता था, तक्षशिला से होते हुए ये मथुरा की तरफ आता था, मथुरा से उज्जैनी जाता था, और उज्जैनी से भरूच बंदरगाह पर जाता था, और वहां से हम देखते हैं कि आगे समुद्र मार्ग से ये मेडिटेरेनियन रीजन में पर्शियन गल्फ होते हुए, या फिर ये जो रेड सी है, लाल सागर होते हुए ये मेडिटेरेनियन कोस्ट पर पहुंचता था, और वहां से जो सिल्क है वो रोमन एम्पायर पे पहुंचता था। और जाहिर सी बात है कि इंडिया में भी काफी सिल्क की जो मांग है वो रही होगी। एक रीसेंट डिस्कवरी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जो है, वहां पर गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में चिल्लास, गिलगित और हुंजा नाम की जगह है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ अभिलेख मिले हैं, रॉक आर्ट्स मिले हैं, जिसमें कुषाण वंश का नाम है, कुषाण शासकों का नाम है। और इससे हमें पता चलता है कि शायद एक रूट जो है, एक शॉर्टकट रूट जो है वो यहाँ से काशगर की तरफ जाता होगा। और लेकिन ये रूट जो था बहुत मुश्किल था, और इसको कभी कभी प्रयोग में लाया जाता होगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट रूट जो है ऑल्टरनेटिव के रूप में मौजूद था। ज्यादातर जो रूट है वो मेन रूट, ऊपर का जो रूट है नॉर्थ का, उसी से जाया, उसी को प्रयोग किया जाता था। ओके, सो कुछ जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर व्यापार की जाती थी, किन चीजों का व्यापार किया जाता था। आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स हम देखते हैं। आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स में जो बारबैरिकम है, जो सिंधु घाटी, सिंधु नदी पर जो पोर्ट है, वो कॉटन टेक्सटाइल का सर प्लीज कंक्लूड इन 2 टेक्सटाइल, सूती कपड़ों का या उससे रिलेटेड चीजों का निर्यात करता था। और बैरीगाजा या फिर भरूच जो है वो भी सूती वस्त्रों का निर्यात करता था। बारबैरिकम नील का भी, इंडिगो का भी निर्यात करता था। और टर्कोइस, टर्कोइस जो स्टोन है, ये पत्थर आपने देखा होगा, और लैपिस लजुली जो है ये पत्थर भी देखा होगा। तो इन पत्थरों का निर्यात जो है वो किया जाता था। इन दोनों पत्थरों की जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं कि बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। जो इंडस सिविलाइजेशन है उस टाइम से इसका निर्यात, 1 दिन और लगेगा इस टॉपिक पे। और इसके अलावा और भी तरह के पत्थर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। और चाइनीज जो सिल्क है, रेशम है, उसका भी निर्यात किया जाता था। बाहर से जो चीजें आती थी वो मूंगा आता था या कोरल आता था। लिनन नाम का जो कपड़ा है जो आज हम पहनते हैं, आप लोगों को पता होगा, लिनन। और रोमन ग्लास जो होता था वो बाहर से आता था। और रोमन बहुत सारे कॉइन्स जो है, व्यापार का सबूत है कि बहुत सारे रोमन कॉइन्स इंडिया में मिले हैं। और भारत में भी कुषाणों ने बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो किए हैं। अब हम चलते हैं कुषाणों के कॉइनेज के ऊपर। दीपक सर प्लीज कंक्लूड। नहीं है, कुछ स्लाइड्स ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। सर प्लीज, वी हैव टाइम। कुषाणों के जो सिक्के हैं वो ब्रॉन्ज में या कांस्य में, कॉपर में, तांबे में, सोने में इशू किए गए हैं। चांदी में सिक्के जो है वो हमें जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो काफी इशू किए गए हैं। तो कुजूल कैटफिशेस का ये सिक्का है, और ये इसमें हम देखते हैं कि शासक का इमेज इस तरफ है, और दूसरी तरफ जो है वो
हरक्यूलिस का इमेज है और यहाँ पर खरोष्टी में लेजेंड लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं, वीमा कैटफिसिस का जो कॉइन है, एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ देवता है। तो वीमा कैटफिसिस के जो कॉइन्स है, इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रीक में उपाधि ली हुई है, बेसिलियोस बेसिलियन सोटर मेगास वीमा कैटफिसिस। इसका मतलब है महाराजा राजाधिराज। बेसिलियस का मतलब है महाराजा, तो महाराजा राजाधिराज। सोतर मेगास का मतलब है, hello, yes sir, I will yeah. Because the next class is online. Yeah, please can you give me a few minutes please. Okay. Yeah, okay, thank you. Okay, so कुषाणों के जो सिक्के हैं, इसमें हमें बहुत सारे देवी देवताओं के पिक्चर्स मिलते हैं और उनकी उपाधि के बारे में भी हमें पता चलता है। खास बात यह है कि कुषाणों ने बहुत सारे सोने के सिक्के इशू किए और इनका जो स्टैंडर्ड होता था वो रोमन आधार पर होता था, ताकि जो एक्सचेंज होता था व्यापार में, काफी हमें मदद, व्यापार में हम देखते हैं कि चीजों को एक्सचेंज करने में काफी मदद मिलती होगी। अधिकतर जो सोने के सिक्के हैं उनका फुल जो वजन है वो करीब 8 ग्राम के पास आता है और उनके क्वार्टर सिक्के इशू किए गए हैं 2 ग्राम के आसपास, और ऐसे बहुत सारे सिक्के हमें मिलते हैं। सर कनिष्क के कुछ सिक्के देखें, इसमें सन गॉड को दिखाया गया है, गॉडेस नाना को दिखाया गया है, अद्रोक्षो को दिखाया गया है, अत्सो को दिखाया गया है। बुद्धा जो है कनिष्क के सिक्कों में ही हम बुद्ध को देखते हैं, बाकी किसी के सिक्कों में हम बुद्ध को नहीं देखते। कुषाण वंश में मून गॉड को देखा हमने, और सन गॉड है, शिवा है अगेन। ब्रॉन्ज में उन्होंने कॉइन इशू किए थे, हुविष्क के कॉइन्स हैं, कॉपर ब्रॉन्ज में भी कॉइन इशू किए थे हुविष्क ने। शिवा के अगेन कॉइन्स हैं उनके, हुविष्क ने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए थे। वासुदेवा के कॉइन्स हैं ये, और बाद के किंग्स के जो कॉइन्स है वो ये हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर आते हैं, लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग था है मैंने बताया कि किस तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के टाइम पर शुरू हुई थी, और इसमें हीनयान और महायान के बीच में, हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, और इससे हम देखते हैं कि आर्ट में भी अंतर आया। और हीनयान में पहले बुद्ध की पूजा नहीं होती थी, बुद्ध को मनुष्य फॉर्म में नहीं पूजा जाता था। अब जो है बुद्ध को मनुष्य के फॉर्म में पूजा जाने लगा, उनकी आकृतियां, इमेज जो है वो बनने लगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि कुषाणों ने कई स्तूपों का निर्माण कराया। कनिष्क ने खासकर, ये स्तूप हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में है, गुलदारा नाम की का स्तूप है ये। मोनास्ट्रीज भी बनवाई, और ये कनिष्क का स्तूप कहा जाता है, पेशावर में है ये। और यहाँ से बुद्ध की अस्थियां मिली हैं इस रेलिक के, ये जो अवशेष जो है बुद्ध के वो इस डब्बे में मिले हैं, और इसमें कनिष्क को यहाँ खड़े हुए दिखाया गया है नीचे, और यहाँ पर बुद्ध जो है वो इंद्र और ब्रह्म के से फ्लैंक्ड हैं। आर्ट में हम जल्दी प्लीज कंक्लूड, वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, प्लीज स्कूल ऑफ आर्ट जो है दोनों डेवलप होती हैं। कुषाणों के अंडर में इनको संरक्षण मिलता है और ये काफी प्रगति करती हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हम देखते हैं कि उनकी मेन फीचर्स क्या है। उनकी मेन फीचर्स ये हैं कि बुद्ध की इमेजेस बनती हैं, तो उसमें इंडो ग्रीक जो आर्ट है उसका काफी महत्व हमें दिखाई देता है, या इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, शरीर के अंगों को परफेक्टली दिखाया गया है, उनके जो चेहरा है ओवल बनाया गया है, कपड़ों की सलवटों को दिखाया गया है 3D तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में कैसे बालों को वेवी दिखाया गया है। इस तरह से यूनान की आर्ट से काफी प्रभावित लगता है, लेकिन इसमें सेंट्रल एशियन और ईरानियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। बुद्धा की इमेजेस हैं, हारती पंचिका वगैरह की जो इमेजेस हैं ये हम देख सकते हैं।
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मथुरा में मिली है और ये लाल पत्थरों से बनी हुई है, इसीलिए ये अलग से पहचान में आ जाती है। वीमा कैटफिशिस की मूर्ति, कनिष्क की मूर्ति और ये सारनाथ से एक बोधिसत्व की मूर्ति मिली है। इसके अलावा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। इसमें खास बात ये है कि जो मूर्तियां मथुरा शैली में हैं उनमें शरीर को काफी भरा भरा दिखाया गया है और इसका मतलब एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। और कपड़ों वगैरह पे हम 3D जो सिल्वट है वो नहीं दिखाई देती है। सर जस्ट 2 minutes, okay, sure, okay, just a minute, okay, all right, so शरीर जो है बिल्कुल भरा हुआ दिखाई देता है। मैं जस्ट कंप्लीट करने वाला हूँ और ये मथुरा आर्ट में हमें दिखाई देती है। ये कंपेयर करने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि बोधिसत्व, मैत्रेय और की दोनों इमेजेस हैं गांधार आर्ट में किस तरह से दिखाई दे रही है और मैत्रेय की जो इमेज है वो मथुरा आर्ट में कैसे दिखाई दे रही है। तो हमने बात किया यूची के माइग्रेशन के बारे में, फिर डायनास्टिक हिस्ट्री जो है कुषाणस की उसके बारे में बात की हमने, और कुषाणा पॉलिटीज के बारे में हमने बात की, व्यापार मार्गों के बारे में हमने बात की और कुषाणा कॉइनेज के बारे में बात की। समय ज्यादा नहीं रहा तो मैं कर नहीं पाया ज्यादा अच्छे से, लेकिन बुद्धिज्म के स्प्लिट के बारे में बात की जो कि हमें आर्ट में दिखाई देता है इसका प्रभाव, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गांधार और मथुरा शैली के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यही सब आपको अपने आंसर में अगर लिखेंगे तो ये आपको डिस्कस करना होगा। So, thank you sir, thank you Deepak sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so let's start now. I'm presenting my screen right now. Sir, please. Visible है? Sir, yes. Yes, sir. Okay then. सर प्लीज, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दोनों अंतर है क्या? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि शिफ्ट के बारे में, शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस, जो मैप में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मेडिटेरेनियन रीजन से नॉर्थ सी की ओर, नॉर्थ अटलांटिक की तरफ ये पूरा इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो शिफ्ट कर रहा था। उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से मेडिटेरेनियन रीजन के कंडीशंस अनफेवरेबल थे और डिक्लाइन का कारण क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी क्रम में शिफ्ट में कि जो पुल फैक्टर था, यानी अटलांटिक ओशन की तरफ वो कौन कौन से कंडीशंस थे जो ट्रेड को, पूरी इकोनॉमी को अपनी ओर खींचे जा रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटवर्प की। एंटवर्प लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स का मतलब था जिसको हम बेल्जियम के नाम से जानते थे उस समय, वर्तमान में बेल्जियम, या जिसको स्पेनिश नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। तो एंटवर्प बेसिकली आप देखिएगा, ये आपको एम्स्टर्डम, मैप आपके पास होगा, इसमें देखिए एम्स्टर्डम और स्पेन के बीच में ये मिडवे आपको ये लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ से जब हम देखते हैं इसको, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वो एंटवर्प कहाँ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये आपका एंटवर्प का इलाका है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, दैट इज एंटवर्प। ये एम्स्टर्डम है, ये लंदन है। तो इस इलाके की बात हम आज करेंगे और इसी इलाके में कमर्शियल रेवोल्यूशन के मेजर चेंजेस जो है, जो हम वाणिज्यिक क्रांति की बात करेंगे, वो भी हमारा इसी इलाके में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखिए किस तरह से आपका एंटवर्प जो है वो आपका डेवलप करता है, या एंटवर्प के डेवलप होने के कारण क्या क्या थे। तो 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक ये जो इलाका है, जो लंदन, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच का इलाका है, ये आपको काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न
माना जाता है या संपन्न हो रहा था। उसका कारण था यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो यूरोप के विकसित देशों की तुलना में गिनी जाती थी। और फॉरेन ट्रेड यहाँ की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत था इटली के बाद। और एंटवर्प, बेसिकली एंटवर्प का राइज जो है वो 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में होता है आपको एज ए ट्रेडिंग एंट्री पोर्ट। ट्रेडिंग एंट्री पोर्ट का मतलब है कि यहाँ दूर दराज के इलाकों से दूसरे भागों से सामान आते थे और वहाँ पर उसकी खरीद बिक्री होती थी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में काम करता था। यहाँ पर यूरोप के अंदर से सामान आता था, यहाँ पर आपको समुद्री मार्ग से स्पाइसेस आते थे। तो इस तरह से ये एंट्री पोर्ट का काम करता था। और 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप था। या इसके डेवलप होने का मेन जो सोर्स था, आप देखिए कि एक तो यूरोप का जो लैंड रूट था, खास करके इटली से जर्मनी, जर्मनी से पोलैंड, पोलैंड से होता हुआ ये एंटवर्प की ओर आता था। तो ये रूट जो यूरोप के अंदरूनी हिस्से से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर एंटवर्प पहुंचता था, जिसमें मेनली हम देखते हैं कि जर्मनी से बर्तन और सिल्वर ये एंटवर्प आता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुर्तगाल के द्वारा स्पाइसेस, मसालों को के व्यापार का केंद्र भी एंटवर्प को बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंटवर्प एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में उभर कर आता है और वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है, मेडिटेरेनियन रीजन को ओवरशैडो करने लगता है। ये वो केंद्र है जहाँ पर आप देखिए खास करके बर्तन फ्रैंकफर्ट से आते थे, गोल्ड एंड सिल्वर आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आता था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइसेस यहाँ पर आते थे, जो पूरे नॉर्दर्न यूरोप का वो स्पाइसेस का सप्लायर बन गया था। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे या बड़े बड़े आपको ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे साउथ जर्मनी के इंडस्ट्रियल हाउसेज हो गए, पुर्तगाली राजा के प्रतिनिधि हो गए, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, और हैंसिएटिक लीग के जो व्यापारी थे वो सब यहाँ आते थे। सबका मिलन स्थल एंटवर्प माना जाता है। लेकिन एंटवर्प की यह प्रगति, एंटवर्प की यह समृद्धि बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाती है। और 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि एंटवर्प पिछड़ने लगता है। एंटवर्प बिल्कुल व्यापार की दृष्टि से वो बैकग्राउंड में जाने लगता है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि जो चैनल्स या जो चीज़ें इसको समृद्ध बनाए रखने में मदद कर रही थी, वो सारे जो कनेक्टिंग वायर्स थे, कनेक्टिंग तार थे, वो धीरे धीरे हम देखते हैं कमज़ोर होने लगते हैं। इंग्लैंड और नीदरलैंड वो प्रगति करने लगते हैं। उसके बाद आप देखिए जर्मनी, वहाँ पर आपको धार्मिक युद्ध आरंभ हो जाता है। धार्मिक युद्ध आरंभ होने के कारण जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, वो व्यापार आपका अस्त व्यस्त हो जाता है। जो कॉन्टिनेंटल ट्रेड है, ये ट्रेड आपका जर्मनी में होने वाले युद्ध के कारण प्रभावित होता है। इटली 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पतन की ओर जा रहा है। और हैंसिएटिक लीग, ये लीग था आपको उत्तरी जर्मनी के व्यापारियों का एक समूह था, जो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर के व्यापार पर अपना मोनोपोली स्टैब्लिश किए हुए था। तो उनकी स्थिति भी यहाँ पर कमज़ोर होती है। फिर हम देखते हैं कि एंटवर्प के मार्ग में, एंटवर्प से जो सामान आते थे वहाँ से उसको नॉर्थ सी की तरफ, बाल्टिक सागर की ओर आगे बढ़ने में बाधा के रूप में नीदरलैंड आपको सामने आ जाता है। और जो रही सही कसर थी वो हम देखते हैं 1585 में, जब स्पेन एंटवर्प पर आक्रमण करता है और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के में कुछ समय तक एंटवर्प एक एंट्री पोर्ट के रूप में, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में इमर्ज करके आता है, जहां पर विश्व की, यूरोप के सभी कोनों से व्यापारी वहां आते थे, अपने सामान लेकर आते थे, उनकी खरीद बिक्री होती थी और इस तरह से व्यापार आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था।
एंटवर्प से हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा और उत्तर की ओर आता है। उत्तर की ओर अब यहाँ पर दो प्रमुख जो देश हैं, नीदरलैंड हो गया और इंग्लैंड हो गया, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो शिफ्ट करके पहुँच जाता है। अब 16वीं सेंचुरी के समाप्त होते होते एंटवर्प के पतन के बाद हम देखते हैं कि लंदन और एम्स्टर्डम, लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी थी और एम्स्टर्डम जो हॉलैंड नीदरलैंड का पोर्ट सिटी है, मैप में भी आपको दिख रहा होगा, तो वो आपका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हॉलैंड या इंग्लैंड यूरोप के बाकी देशों से किस तरह से वो आगे निकल जाते हैं, उनके पास कौन कौन से वो फैक्टर्स थे, कौन कौन से वो तत्व थे जो उनको इकोनॉमिक कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीदरलैंड की जब हम बात करते हैं तो नीदरलैंड में 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कृषि, व्यापार और निर्मित वस्तुओं का उद्योग बहुत तीव्र गति से विकसित होने लगता है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से जहाज रानी उद्योग का विकास होता है और यह उद्योग मत्स्य उद्योग को प्रेरित करता है, उसको बढ़ावा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी तक हम पाते हैं कि एंटवर्प, फ्लैंडर्स जो है वो नीदरलैंड को नॉर्थ सी और बाल्टिक सी तक रोके रहने में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि एंटवर्प का पतन होता है और नीदरलैंड की नौसेना विकसित होती है, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे आपको उत्तर के महासागर से बाहर निकलकर भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हैं और भूमध्य सागर की ओर जब बढ़ते हैं तो इन्हें तीव्र गति से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने में मदद मिलती है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आप देखिएगा कि नीदरलैंड में व्यापार के लिए जो पूंजी की आवश्यकता थी वो पूंजी लाने में एंटवर्प के पतन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? देखिए, जब स्पेन एंटवर्प पर अधिकार कर लेता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारियों का, फाइनेंसियर्स का और मर्चेंट्स का स्पेन से, एंटवर्प से पलायन होता है। और जब वो वहाँ से भागते हैं तो उन्हें नीदरलैंड में शरण मिलती है और जब नीदरलैंड वो पहुँचते हैं तब वो वहाँ पर अपनी पूंजी नीदरलैंड के आर्थिक विकास में, उसके उद्योग में, उसके व्यापार में लगाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एम्स्टर्डम का जो बैंक था उसमें फ्लैंडर्स से आए हुए व्यापारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि नीदरलैंड के टैक्स पेयर्स में, करदाताओं में फ्लैंडर्स से आए व्यापारियों की संख्या 30% या उससे भी अधिक थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नीदरलैंड का एक स्वर्णिम युग आरंभ होता है जब एम्स्टर्डम एंटवर्प को रिप्लेस करके इंटरनेशनल मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। इस केंद्र के बनने का जो मुख्य कारण है, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको आप नोट कर लीजिए। जो नीदरलैंड को हम देखते हैं कि व्यापार में एक कॉम्पिटिटिव एज, एक प्रतिस्पर्धा करने में उसे बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले आप देखिए, नीदरलैंड द्वारा स्पेन को पराजित करना और दक्षिण के प्रांतों का पतन होना, नीदरलैंड में नए स्किल्स का आना, नए आपको नॉलेज का आना, नई पूंजी का आना और समुद्र पार के व्यापार की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना। इस तरह से हम देखते हैं कि एम्स्टर्डम जो है वो एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में इमर्ज करता है। यहाँ पर जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है वो पूरे यूरोप में, यूएसएसआर में और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अमेरिकी महाद्वीप में भी उस मूल्य को का पालन किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि नीदरलैंड का व्यापार जो है वो दो डायरेक्शन में आपको जाता है। एक पूरब की ओर या निकटवर्ती क्षेत्र में हम देखते हैं जो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर की ओर
केंद्रित रहता है, जो मुख्य रूप से यूरोप के साथ व्यापार में, समुद्र मार्ग से व्यापार में लगा रहता है, और वहां से हम देखते हैं कि अनाज और अन्य सामग्रियों को प्राप्त करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओवरसीज ट्रेड की तरफ, यह अमेरिकी महाद्वीप, चीन, जापान के व्यापार में भी प्रवेश करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि नीदरलैंड का प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ने लगता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का अंदाजा इस बात से लगता है कि इस पूरे क्षेत्र के व्यापार में नीदरलैंड सर्वे सर्वा बन जाता है। और सर्वे सर्वा बनने में जो एडवांटेज उसको मिलता है वो उसके गुड्स का मार्केट में कम्पिटिटिव होना, और कम्पिटिटिव होने में हम देखते हैं कि जिसके आधार पर वो इटली को भी चैलेंज करता है, स्पेन को भी चैलेंज करता है, भूमध्य सागर के अन्य देशों को चैलेंज करता है, वो ये था कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का प्रयास किया। यानी जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य को कम करने का प्रयास किया। इसके लिए कुछ कदम भी उन्होंने उठाए, और वो कदम क्या है आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने विंड एनर्जी का प्रयोग करना शुरू किया। विंड एनर्जी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो जहाज वो यूज करते थे वो जहाज हल्के वजन वाले होते थे। हल्के वजन वाले जहाज यूज करने के कारण उनको कम संख्या में एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती थी, और कम संख्या में एम्प्लॉयज का मतलब है कि वेजेस पर उनका खर्चा कम होता था। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जिस तरह से इटली में, स्पेन में गिल्ड सिस्टम प्रोडक्शन सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर रोक लगा रहा था, उसे यहाँ समाप्त कर दिया गया। और मुख्य रूप से जो इनका उद्देश्य था वह उद्देश्य था अधिक से अधिक सामग्री की बिक्री कर अधिक से अधिक उत्पादन करना, और अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक बिक्री, और अधिक से अधिक बिक्री से अधिक लाभ कमाना। जिस समय हॉलैंड आपका राइज कर रहा था, उसी समय आप देखिएगा कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बिल्कुल बगल नीदरलैंड और के पश्चिम की ओर नॉर्थ सी के पश्चिम में एक छोटा सा महाद्वीप, एक छोटा सा टापू एक देश के रूप में इमर्ज कर सामने आता है, और ये देश था आपका इंग्लैंड का। इंग्लैंड 16वीं शताब्दी तक किसी तरह से हम देखते हैं कि वो अपने प्रेजेंस को यूरोप के व्यापार में अपनी उपस्थिति ऊन और टेक्सटाइल के माध्यम से करता है। वह एंटवर्प में अपने सामान बेचता था, और वहां से हम देखते हैं कि जर्मन व्यापारियों की नज़र अंग्रेजी सामानों पर पड़ती है, और वे अंग्रेजी कपड़ों को व्यापार प्रभावित होता है, और व्यापार प्रभावित होने के कारण इनका मार्केट कमजोर पड़ता है। और इसी बीच ये वही पीरियड है जब इटली में कपड़ा व्यवसाय एक बार फिर से आपको उभर कर अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। और ये जो डिक्लाइन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो पौंड का अवमूल्यन किया गया था उसका फिर से पुनर्मूल्यन किया जाता है, यानी री इवैल्यूएशन किया जाता है। और जैसे ही री इवैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपोर्ट पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई देता है। लेकिन इंग्लैंड इससे भी हार मानने वाला नहीं था। ये जो रिवर्सेस उसको मिलती है, ये जो सेटबैक उसको मिलता है, इस सेटबैक से निपटने के लिए हम देखते हैं वो क्या करता है कि वो अपने उद्योगों को डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि अब वो केवल कपड़ों पर या ऊन पर अपने आप को केंद्रित नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे उद्योगों को भी अपनाना शुरू करता है, दूसरे उद्योगों में भी इन्वेस्टमेंट करता है, नए मार्केट की तलाश करना शुरू करता है, और नए व्यापारिक मार्गों की तलाश में लग जाता है। यानी जो सेटबैक मिलता है उससे वो डर कर पीछे रुक नहीं जाता है, बल्कि वो उस सेटबैक को दूर करने के लिए वो अपने दूसरे कदम उठाता है। यहाँ पर जो वो अपने को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का जब प्रयास कर रहा था, तो एक जो लाभ नीदरलैंड को मिला वो इंग्लैंड को भी मिलता है कि जैसे ही एंटवर्प का पतन होता है तो जो व्यापारी फ्लैंडर्स के व्यापारी जो थे एंटवर्प से कुछ तो नीदरलैंड चले गए,
और कुछ लोग जो थे वो आपको इंग्लैंड में आते। इंग्लैंड में फ्रांस से भी हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोगों का आगमन होता है, खास करके जब वहाँ पर कैथोलिक धर्मावलंबी, कैथोलिक शासक जो है उन पर अत्याचार करते हैं। और इस तरह से इन लोगों के आने का फायदा इंग्लैंड को ये मिलता है कि वो अपने इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने उद्योग को डाइवर्सिफाई करते हैं। और इस डाइवर्सिफिकेशन के चलते हम देखते हैं कि वहाँ पर आपको सिल्क उद्योग, ग्लास इंडस्ट्रीज और ड्रेपरी ये आपको विकसित होता है। फिर एलिजाबेथ का काल था। एलिजाबेथ का काल हम देखते हैं राजनीतिक एकता, राजनीतिक स्थायित्व का युग था। और स्थायित्व के साथ साथ यूरोप में जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध से इंग्लैंड अपने आप को दूर रखने में सफल हुआ। और साथ ही साथ ये पीरियड इंग्लैंड में पॉपुलेशन बढ़ने का भी था, जो जनरल 16th सेंचुरी में सब जगह देखने को मिलता है। तो ये सारी परिस्थितियां इंग्लैंड में पूंजी के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही थी। और इस अनुकूल वातावरण ने इंग्लैंड को मध्य मेडिटेरेनियन रीजन्स को और यूरोप के अन्य भागों को व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में मदद करती है। और इस एडवांटेजेस के साथ जब इंग्लैंड आगे बढ़ता है तो यूरोप का शायद ही कोई देश था जो उसका सामना करने में सक्षम था। ठीक है, अब आप देखिए कि 16th सेंचुरी के अंत तक इंग्लैंड में लंदन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का केंद्र बन जाता है। और इस केंद्र के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा पोर्ट बन जाता है, वहाँ बड़े बड़े बैंक स्टैब्लिश होते हैं और बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो जाती है। इन सब चीज़ों से यहाँ के व्यापारियों को एडवांटेज मिलता है और उस एडवांटेज को लेकर वो रिस्क लेने पर आमादा होते हैं और रिस्क लेते हैं और समुद्र पार के व्यापार की ओर निकलते हैं, यानी व्यापार को एक नया डायमेंशन देने के लिए की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आपका व्यापार के लिए और व्यापार के विस्तार के लिए काफ़ी अनुकूल था। जबकि इसी समय में मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो आपको डिक्लाइन के कंडीशन से गुजर रहा था। जो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की खोज की थी पुर्तगालियों के द्वारा, स्पेनियों के द्वारा, उसका सीधा सीधा एडवांटेज इस समय लेने की स्थिति में आपके पास नीदरलैंड थे, आपके पास हॉलैंड थे, क्योंकि स्पेन ऑलमोस्ट यहाँ आते आते वो अपनी सारी स्टेमिना को खो चुका था। पुर्तगाली मौजूद थे, उनका प्रेजेंस था, लेकिन 16th सेंचुरी के एंड में हम देखते हैं कि वो भी इंग्लैंड और नीदरलैंड के सामने टिकने में असमर्थ थे। इस तरह से जब व्यापार आपका बढ़ रहा है और व्यापार का विस्तार हो रहा है, हमने आपको ये भी बताया था कि ये नेशन स्टेट के राइज का समय था। और इस नेशन स्टेट के राइज के समय बड़े बड़े एम्पायर्स बन रहे थे, राष्ट्रीय राज्य आ रहे थे, यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट किंग्स आ रहे थे, निरंकुश शासक आ रहे थे। इन शासकों को अपना साम्राज्य स्थापित करना था और उस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। और धन की आवश्यकता कैसे पूरी होती? तो व्यापार को बढ़ाना होता, व्यापार का विकास करना होता। और जब व्यापार का विकास करना होता तो हमको जो व्यापारिक ढांचा था उस ढांचे में परिवर्तन लाना पड़ता। और इस व्यापारिक ढांचे में परिवर्तन लाने का जो प्रयास 16th सेंचुरी में आरंभ किया गया और जो 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में वाणिज्यवाद के रूप में या फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में हमको देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है और उसको हम वाणिज्यिक क्रांति का नाम देते हैं। अब हम आ रहे हैं आपको आपके नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक हमारा है कमर्शियल रिवॉल्यूशन का। ठीक है, कमर्शियल रेवोल्यूशन वाणिज्यिक क्रांति है और वाणिज्यिक क्रांति औद्योगिक क्रांति से भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो व्यापार के नियमों में हो रहा है, व्यापार की संरचना में हो रहा है। जो व्यापार को चलाए रखने के लिए जो नियम बनाए गए थे उन नियमों में परिवर्तन हो रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और नए नए व्यापार की विधियां आ रही है, उन विधियों में परिवर्तन हो रहा है। यानी कमर्शियल रेवोल्यूशन इज टोटली रिलेटेड विद द ट्रेड। ट्रेड में, व्यापार के नियमों में, व्यापार के स्वरूप में
व्यापार के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम कमर्शियल रेवोल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उद्योग में परिवर्तन में आता है, जहां पर हम मशीन का उपयोग करते हैं, मशीन के माध्यम से प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन का स्केल जो है वो अभूतपूर्व तरीके से उसमें वृद्धि होती है। रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन का स्केल है, जो उत्पादन का स्तर है, उसमें अभूतपूर्व प्रगति, अभूतपूर्व वृद्धि होती है टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसीलिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं कमर्शियल रेवोल्यूशन पर। कमर्शियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली रिवॉल्यूशन इन द commercial structure, the rules and the regulations governing the trade। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि 16वीं शताब्दी में जब व्यापार अपना विस्तार कर रहा था तो उस विस्तार को उसको और आगे बढ़ाने के लिए, खास करके समुद्र पार के व्यापार के विकास के लिए, व्यापार के स्केल को इंप्रूव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाने के लिए, पूंजी के एक्युमुलेशन के लिए, ताकि हम सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण का जो पीरियड है, जो संक्रमण का दौर चल रहा है, उसे हम पूंजीवाद की स्थापना शीघ्र अतिशीघ्र कर सके। तो ये डेवलपमेंट हमारा होता है। इसी बैकग्राउंड में ये कमर्शियल रेवोल्यूशन आता है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कमर्शियल रेवोल्यूशन टर्म का यूज कार्ल पोलानी ने किया था, KARL, कार्ल पोलानी ने, और इनकी किताब का नाम था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि खास करके 16वीं शताब्दी में जो आपका रूलिंग एलीट था, जो निरंकुश शासक थे, जो सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखते थे, जहां साम्राज्यों का केंद्रीकरण हो रहा था और वहां पर उनको धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता के लिए वो इस वाणिज्यिक क्रांति को अंजाम देने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर सीधा सीधा रूलिंग एलिट, जो किंग है और जो कमर्शियल ग्रुप में मर्चेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, दोनों के बीच में एक अलायंस देखने को मिलता है और दोनों इस व्यापार के स्ट्रक्चर में, इसके ढांचे में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां पर व्यापारियों से परिवर्तन होता है, वो स्वयं परिवर्तन करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, और जहां उन्हें जरूरत होती है शासक वर्ग की, राजा की जरूरत होती है, वहां पर उन्हें राजा से भी समर्थन मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के मिली भगत के से, दोनों के अलायंस से, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। व्यापारी, आप देखिए, व्यापारी क्या चाहता था, वो एक स्टेटस चाहता था सोसाइटी में। आर्थिक रूप से तो वो संपन्न था ही, लेकिन आर्थिक संपन्नता के साथ साथ फ्यूडल सेटअप में उसे कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं था, उसकी सामाजिक पहचान नहीं थी। और उस सामाजिक पहचान को पाने के लिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सामंतवादी व्यवस्था में एंटर करता है। पैसे के माध्यम से वो उच्च पदों को का क्रय करता है, राजा को धन उपलब्ध कराता है, राजा को उस धन से नियमित सेना का गठन करता है और वो सामंतों के चंगुल से राजा को छुड़ाने में मदद करता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन जिसमें दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वहां पर हम देखते हैं बहुत तेजी से व्यापारिक ढांचे में परिवर्तन आता है। जब हम कमर्शियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये रेवोल्यूशन आपका परिवर्तन जो था, इसको क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद व्यापार में हम देखते हैं व्यापार के स्वरूप में बहुत आमूल परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन गुणात्मक भी है और ये परिवर्तन मात्रात्मक भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन था कि यहाँ पर हम देखते हैं क्षेत्रीयता का अंत होता है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार यानी इंटर रीजनल ट्रेड, कनेक्टिविटी, पूरा यूरोप हम देखते हैं एक दूसरे के साथ, डिफरेंट रीजन्स यूरोप के आपस में जुड़ना शुरू करते हैं। तो जो लोकलिज्म का जो स्थानीयतावाद थी, जो फ्यूडलिज्म की पहचान थी, उसका अंत होने लगता है और पूरा वर्ल्ड आपस में इंटीग्रेट होने लगता है, कनेक्ट होने लगता है। और एक बार लोकलिज्म से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना जो आज हम देखते हैं वो वहां पर दिखाई देने लगता है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यापार, समुद्र पार के व्यापार का उत्थान देखने को मिलता है। समुद्र पार का व्यापार, क्योंकि अब तक व्यापार जो था वो आपको या तो लैंड रूट से होता था या वो कोस्टल ट्रेड था, यानी समुद्र तट के किनारे किनारे ये व्यापार होता था। अब ये व्यापार समुद्र के पार दूर दराज के इलाकों में आरंभ होता है, तो ये भी आपको क्रांति का सूचक था। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, आप देखिए पूंजी का संग्रहण, ये पहले हम देखते हैं उनके पास बहुत कम पूंजी थी, अब यहाँ विभिन्न स्रोतों से पूंजी का निर्माण शुरू होता है, नए नए वित्तीय संस्थाएं आती हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज फैसिलिटीज है वो भी नए तरह के एक्सचेंज फैसिलिटीज आते हैं, नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, नई वितरण व्यवस्था आती है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एकीकृत मुद्रा प्रणाली का विकास होता है। तो ये सारी चीजें क्वालिटेटिव चेंजेस हैं जो मेडिवल पीरियड में हमको नहीं मिलती है, लेकिन मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में ट्रांजिशन के क्रम में ये सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वांटिटेटिव चेंज क्यों है, क्यों हमने कहा कि ये मात्रात्मक आपको क्रांति है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि जो भी चीज है उसके आकार में वृद्धि होती है। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूंजी, पूंजी पहले छोटी मात्रा में छोटे छोटे लोगों के पास थोड़ी छोटी छोटी पूंजी होती थी, थोड़े बहुत पैसे होते थे, उनसे वो उद्योग चलाते थे या व्यापार करते थे। अब यहाँ पर पूंजी का एक्यूमुलेशन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्र होती है, व्यापार का जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है, वो हम देखते हैं तेजी से बढ़ता है ड्यू टू कनेक्टिविटी, रीजन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, समुद्र मार्ग से, स्थल मार्ग से, तो पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी बढ़ती है उसका नतीजा हमको व्यापार की मात्रा में वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। जो अगर हम मध्यकाल की तरफ देखें तो वहां पर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस वहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। अब देखिए उस समय छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका स्थान अब हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज ले लेती हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ले लेते हैं। मुद्रा का प्रचलन मध्यकाल में नहीं था, और मुद्रा का प्रचलन न होना सामंतवाद के फलने फूलने का महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं मुद्रा का प्रचलन बढ़ता जाता है, मुद्रा जैसे जैसे सामंतवादी व्यवस्था में प्रवेश करती है, वैसे वैसे सामंतवादी व्यवस्था जो है वो हम देखते हैं कमजोर होने लगती है। पहले वो पीजेंट्स को अपनी ओर खींचते हैं, फिर हम देखते हैं कि राजा को पैसा देकर वो स्टैंडिंग आर्मी देकर राजा की जरूरतों को धन आपूर्ति करके पूरा करने लगते हैं, सामंतों पर राजा की निर्भरता को कम करते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि सामंतों के विलासितापूर्ण जीवन के कारण, सामंतों की जो विलासितापूर्ण जीवन थी उसमें उनको जब आपूर्ति में बाधा हुई, जब कृषि से उनको इनकम नहीं मिल रहा था, वहां पर वो लोन देते हैं और लोन के एवज में उनकी भूमि स्वयं ले लेते। इस तरह से पूरी तरह से जो फ्यूडल क्लास है, जो फ्यूडल सोसाइटी है, जो सामंत वर्ग है, उसको वो एक पैरासाइट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मनी इकोनॉमी के पेनिट्रेशन से स्टार्ट होता है। अब आइए देखिए कि कैपिटल का एक्यूमुलेशन कैसे होता है। तो आप देखिएगा कि पूरी 16वीं शताब्दी में कृषि मूल्य में आपको वृद्धि होती है। कृषि मूल्य में वृद्धि होने के कारण हम देखते हैं कि इस मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कैपिटल का एक्यूमुलेशन होता है। अब कुछ लोग हम देखते हैं कि प्राइस राइज को अमेरिकन सिल्वर से भी जोड़ते हैं, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट था। ठीक है, मानते हैं कि जो अमेरिका से सिल्वर आया था वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो अपने इंटरनल डायनामिक्स के कारण आपको इंक्रीज करते हैं। कैपिटल का एक्यूमुलेशन के लिए हमने ये टर्म यूज किया ग्रेजुअल, क्रमिक विकास। क्यों? क्योंकि अगर तेजी से आपको प्राइस बढ़ेगा तो भुखमरी बढ़ेगी, लोगों की सफरिंग बढ़ेगी, और वहां पर आप कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लूटपाट, छीन झपट, आपको शांति अव्यवस्था बनेगी। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो कैपिटल बनेगा ही नहीं, जिसके चलते स्टैग्नेशन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कृषक थे, जो कृषक उद्यमी थे, वो आपको पूंजी का संग्रहण करते हैं और उस पूंजी को वो व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
उस पूंजी को व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का काम कौन करता है? बैंकर्स के द्वारा किया जाता है। बैंकर्स उनके सरप्लस पूंजी को व्यापार में लगाते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो कृषक उद्यमी हैं वो भी और व्यापारी दोनों इससे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो क्वालिटेटिव चेंज का दूसरा एस्पेक्ट था, बैंकिंग व्यवस्था जो है वो आपको इम्प्रूव करती है। 16वीं शताब्दी में व्यापार का विस्तार हो रहा था। बढ़ते हुए व्यापार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, और पूंजी की आवश्यकता के लिए हमको बैंक की जरूरत थी, और बैंक जो था वो देखिए उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। मध्यकाल में चर्च जो था वो व्यापार को लेकर उसकी मान्यताएं बहुत आपको रिजर्व थी। वो प्रॉफिट को स्वीकार नहीं करता था, उसको नैतिक नहीं मानता था। तो धार्मिक प्रतिबद्धताओं के कारण हम देखते हैं कि बैंक का एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन होता है, प्रोटेस्टेंट धर्म आता है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म से व्यापारियों को सहयोग मिलता है, व्यापारिक मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, और इस आइडियोलॉजिकल सपोर्ट को लेकर हम देखते हैं कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें एक्सपेंशन शुरू होता है। सबसे पहले बैंक जो है वो हमको इटली में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, और यहाँ पर ये सारे बैंक प्राइवेट कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी परिवारों का इस पर नियंत्रण होता है। जैसे फ्लोरेंस में मेडिसी परिवार था जो प्राइवेट बैंक चलाता था। जर्मनी में ऑक्सबर्ग में फुगर्स थे जो आपको इस तरह का प्राइवेट बैंक चलाते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में जैसे जैसे हम देखते हैं पूंजी की आवश्यकता बढ़ती गई, तब यहाँ पर सरकार का इंटरवेंशन होता है, निरंकुश शासक इंटरवीन करते हैं। व्यापारियों की सहायता के लिए हम देखते हैं गवर्नमेंट बैंक्स स्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। और इससे पता चलता है कि राज्य को पैसे की कितनी जरूरत थी कि वो व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार को स्थायित्व देने के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए तत्पर होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर 1657 में बैंक ऑफ स्वीडन की स्थापना की जाती है, और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से बैंकिंग सर्विसेज भी आप देखिए धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर जा रहा है, और धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करके वो एक बड़ा विशाल रूप धारण कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को वो हैंडल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की व्यवस्था कर सके। फिर हम देखते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए लेन देन में जो मैकेनिज्म था उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और उसमें कई नई फैसिलिटी इम्प्रूव की जाती है। और ये फैसिलिटी जो 16th सेंचुरी में लाई गई थी, आज भी हम उसको देखते हैं, आज भी उनका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यकाल में व्यापार के लिए मुख्य रूप से व्यापारियों को सोना चांदी लेकर आना पड़ता था, या अपनी वस्तु लेकर आना पड़ता था। वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आते थे, और वहां से हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर अपनी जरूरत का सामान वो एक्सचेंज करते थे। तो इसमें जो स्केल था व्यापार का, जो वॉल्यूम था व्यापार का, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जैसे ड्राफ्ट यूज करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है, चेक का प्रयोग किया जाता है लोकल ट्रांजैक्शन में। तो इन सब मैकेनिज्म को यूज करने से हम क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो आपका बढ़ने लगता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक मैकेनिज्म था जिसमें एम्स्टर्डम ये डॉक्यूमेंट जारी करता था। इसे लेकर व्यापारी वेनिस जाते थे, वहां से वो सामान खरीदते थे, और सामान खरीदने के बाद उस पत्र को वो वहां के व्यापारी को देते थे, और वो व्यापारी वहां के बैंक में यानी वेनिस के बैंक में उस पत्र को देकर अपना पैसा ले लेता था। तो इस तरह का जब पेमेंट का सिस्टम आया, तो इस सिस्टम से हम क्या देखते हैं कि व्यापार को बढ़ाने में बहुत बढ़ावा मिलता है, और व्यापार तेजी से आपका बढ़ता है, क्योंकि बैंक के पास ऋण देने की जो कैपेसिटी थी उसमें एक्सपेंशन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर वो व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इस समय का, जो व्यापारिक संगठन है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। मध्यकाल में जनरली हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या व्यापार की जो यूनिट थी वो एक छोटी सी दुकान थी जिस पर एक इंडिविजुअल फैमिली का अधिकार होता था।
इस समय भागीदारी भी देखने को मिलती है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, और इन संस्थाओं में ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी और ना ही इनके पास बड़े पैमाने पर पूंजी इन्वेस्ट करने की क्षमता थी। तब इन्हें एक सूटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी, और जब इसकी आवश्यकता हुई तो हम देखते हैं कि रेगुलेटेड कंपनीज का अस्तित्व आता है। रेगुलेटेड कंपनीज बेसिकली हम देखते हैं कि व्यापारियों के द्वारा बनाई जाती है। विश्व के एक पार्टिकुलर एरिया में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से ये आपको बनाया जाता है। इस कंपनी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा आपके पास पूंजी का एक्यूमुलेशन नहीं था। तब अधिक से अधिक पूंजी एकत्र करने के लिए और व्यापार को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दो चीज़ों की जरूरत थी। एक तो रिस्क लेने की कैपेसिटी, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक नए तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थी, जो आज भी आपको प्रेजेंट है, ये व्यापार में और उद्योग में काम करती है, जहाँ पर जॉइंट ओनरशिप होता है। जितने भी उसमें शेयर धारक होते हैं सभी उस कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन सबकी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। यानी आपकी लायबिलिटी जितना आपके पास शेयर है उसी अनुपात में आपकी लायबिलिटी है, और उसी अनुपात में अगर कंपनी को फायदा होता है तो उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी वो आपको पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में बहुत एडवांटेजियस कंडीशन में थी, बहुत लाभप्रद स्थिति में थी, और इसका एडवांटेज ये था कि यह एक परमानेंट बॉडी थी। पहले हम क्या देखते हैं कि जो पार्टनरशिप होता है उसमें अगर कोई पार्टनर मर जाए तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो उससे एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का वातावरण बनता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थी वो एक परमानेंट यूनिट थी, कभी समाप्त नहीं होती थी, चाहे मेंबर्स उसको छोड़ दें या उनमें से कुछ मेंबर्स मर जाए। ठीक है, तो उसके बाद भी ये संस्था बनी रहती थी, और बने रहने के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक स्थायित्व हमको देखने को मिलता है, और स्थायित्व के कारण हम देखते हैं एक स्टेबिलिटी आती है व्यापार करने में। फिर हम देखते हैं कि इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के माध्यम से पूंजी एकत्र करने में बहुत मदद मिलती है, और पूंजी एकत्र करने के साथ साथ इनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी तब और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है जब इनको चार्टर मिलता है, और चार्टर मिलने के बाद हम देखते हैं कि वो इस चार्टर के माध्यम से विश्व के एक पार्टिकुलर हिस्से में उनको व्यापार पर एकाधिकार मिलता है। न केवल एकाधिकार बल्कि उस क्षेत्र की वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर उनका नियंत्रण स्थापित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके माध्यम से खास करके जॉइंट स्टॉक कंपनी और चार्टर के माध्यम से राजा और कंपनी यानी कैपिटलिस्ट और मर्केंटलिस्ट दोनों के इंटरेस्ट का, और साथ साथ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क, ये तीनों मिलकर यानी पूंजीपति और मर्चेंट्स एंड मोनार्की राजा, इन तीनों का एक अलायंस आपका शुरू होता है। और ये अलायंस हम देखते हैं जो अगली शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी में मर्केंटलिज्म के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे गुणात्मक चेंज हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम का डेवलप होना। व्यापार तब तक विकसित नहीं हो सकता है अगर मान लीजिए आपके देश के अंदर अलग अलग प्रांत हैं और सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार की मुद्रा का प्रचलन हो, तो इससे व्यापार में बाधा आती है। अतः 16वीं शताब्दी से ही यह प्रयास किया जाने लगा, खास करके राजाओं के द्वारा, कि हम एक यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम, एक मुद्रा प्रणाली पूरे देश में स्थापित करें, जो आसान काम नहीं था, क्योंकि फ्यूडल सेटअप, और खास करके इंग्लैंड में तो ये थोड़ा बहुत आसान हो गया, फ्रांस में ये बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ सामंतवाद इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी मजबूत था। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर लोकलिज्म
स्थानीयतावाद की प्रधानता थी, वहां पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, फ्रांस में इस बात पर बल दिया जाता है कि एकीकृत मौद्रिक प्रणाली लाई जाए। इंग्लैंड में यह प्रयास हम देखते हैं एलिजाबेथ के समय में आरंभ किया जाता है, लेकिन पौंड को पूरे इंग्लैंड की यूनिफॉर्म मॉनेटरी करेंसी बनने में 17वीं सेंचुरी तक जाना पड़ता है और 1650 के आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम स्टैब्लिश होता है। उसी तरह से फ्रांस में यह प्रयास 16वीं शताब्दी से आरंभ होता है और 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर ये 19वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं जो वितरण प्रणाली थी, उस वितरण प्रणाली में भी हमको काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले मध्यकाल में हम देखते हैं मेलों का आयोजन होता था और ये मेले साल में 2 बार आयोजित किए जाते थे, जहां पर वस्तुओं का विनिमय होता। लेकिन 16वीं शताब्दी से हम क्या देखते हैं कि वीकली, साप्ताहिक हाट आ जाते हैं, बाजार आ जाते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि मेलों को, खास करके एंटवर्प में 1550 के बाद से हम देखते हैं स्थायी बाजार का रूप दे दिया जाता है। लंदन में, पेरिस में, एम्स्टर्डम में, सभी स्थानों पर हम देखते हैं कि मेले जो साल में 2 बार या 3 बार होते थे, अब उसको एक परमानेंट स्थायी रूप दे दिया गया। लंदन में, पेरिस में अब आपको स्थायी बाजार मिलते थे, जहां आप साल में कभी भी किसी भी समय जाकर गुड्स को परचेस कर सकते थे और अपना व्यापार कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापार मुख्य रूप से व्यापारी और उनके प्रतिनिधियों के बीच में होता था और ये व्यापार ओपन मार्केट में ना होकर वेयर हाउस में, स्टोर हाउस में वहां जाकर होने लगा। यानी अब वो फील्ड में नहीं होकर वेयर हाउस में होने लगा। व्यापार में नीलामी की प्रथा शुरू होती है, ऑक्शन स्टार्ट होता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि थोक व्यापार को प्रमोट किया जाता है। थोक व्यापार को प्रमोट किया जाता है और साथ ही साथ खुदरा व्यापारी अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ साथ जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, खास करके आप देखिए पोस्टल सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया जाता है, उसको में सुधार लाया जाता है। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड में डाक सेवाएं शुरू हो जाती हैं और 16वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 17वीं शताब्दी के आरंभ तक हम देखते हैं कि यूरोप के सभी शहर आपको डाक सेवाओं से जुड़ जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो हमको वाणिज्यिक क्रांति के रूप में, अब जिसको हम वाणिज्यिक क्रांति के रूप में देखते हैं। ये सारे परिवर्तन आपको गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अब तक क्या था, व्यापार स्थानीय था, लोकल था, एरिया पर लिमिटेड था, फोकस था। अब ये व्यापार हम देखते हैं कि रीजन्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्दर्न सी का आपका जो इंग्लैंड का रीजन है, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप, फिर हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं 16वीं शताब्दी में। खास करके आप देखिए जब मेडिटेरेनियन रीजन में आर्थिक रूप से डिक्लाइन करता है, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप से इंग्लैंड और नीदरलैंड यहाँ पर प्रवेश करना शुरू करते हैं और यहाँ के मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू करते हैं, खास करके तब जब इनको खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है और भूमध्य सागर अपने खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में सफल नहीं होता है। फिर हम देखते हैं एंटवर्प एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में डेवलप होता है, जहां पर सेंट्रल यूरोप से चांदी, धातु के बर्तन और भी सारी चीजें वहां से पहुंचती हैं आपको एंटवर्प में। फिर हम देखते हैं कि जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा है, पोलैंड है, रूस है, वहां से अनाज आपका बाल्टिक सागर होते हुए एंटवर्प पहुंचता है। फिर हम देखते हैं एंटवर्प का डिक्लाइन होता है, एम्स्टर्डम और लंदन आपको ट्रेड सेंटर के रूप में इमर्ज करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और पूरे यूरोप में व्यापार जो है वो आपका बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा प्रमाण हमको
16वीं शताब्दी में मिलता है। कब? जब हम देखते हैं कि इंग्लैंड और रूस के बीच में व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का जो इकोनॉमिक रीजन है और जो ईस्टर्न यूरोप का इकोनॉमिक रीजन है उसके इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में कि ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्र पार का व्यापार आपका विकसित होता है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाल और स्पेन इसमें नेतृत्व करते हैं और पूरी शताब्दी तक अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस का कॉम्पिटिटिव एज कृषि में, उद्योग में और व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्धा, उनकी प्रतियोगिता बढ़ती है, उनकी क्षमता का विकास होता है, वैसे वैसे हम देखते हैं क्रमिक रूप से वो स्पेन और पुर्तगाल दोनों को ओवरशैडो करना शुरू करते हैं, दोनों पर को बैकग्राउंड में ले जाना शुरू करते हैं। हॉलैंड स्पेन को पराजित करता है और स्पेन इस कॉन्क्वेस्ट से, इस कंपटीशन से बाहर होता है। लेकिन पुर्तगाल 16वीं शताब्दी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखता है। जैसे ही 16वीं शताब्दी से हम 17वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो ओवरसीज ट्रेड में, समुद्र पार के व्यापार में 3 नए प्लेयर्स आते हैं जिनके पास अपार दौलत थी, अपार पूंजी थी और जिनमें रिस्क लेने की अपार कैपेसिटी थी। और इस कैपेसिटी के साथ वो इंटर करते हैं और खास करके इनके पास बहुत सक्षम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की जो 1600 में अस्तित्व में आती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में अस्तित्व में आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बार 16वीं शताब्दी में पूरे विश्व में विभिन्न महाद्वीपों के बीच में और महाद्वीपों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच में नियमित व्यापार को आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ होती है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से ये आगे बढ़ता है, जो सामंतवाद के जड़ें खोदने का काम करता है और 18वीं 19वीं शताब्दी आते आते पूंजीवाद को स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाती। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स तो बताइए। नो सर। समय कम था इसलिए हमको कम समय में इसको पूरा करना पड़ा है। अगर कोई टॉपिक है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर, विनिमय प्रणाली क्या होता है? विनिमय प्रणाली वह एक्सचेंज सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता, मार्केट। आप कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो आप एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज के लिए या तो आपके पास वस्तु होनी चाहिए और वस्तु नहीं है तो पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली उसी को कहते हैं, क्रय विक्रय की जो व्यवस्था है उसको एक्सचेंज प्रणाली कहा जाता है। ठीक है सर, बाय। ओके, थैंक यू। थैंक